गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में अध्याय 11 बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी के जीवन परिचय और पाठ परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आज पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया था कि बाजार में वर्तमान समय में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ गई है और कुछ लोग बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं, जिससे बाजार में महंगाई बढ़ती है। यहाँ उन्होंने अपने दो मित्रों के उदाहरण के द्वारा अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। लेखक कहते हैं, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया कि उनके मित्र जब बाजार गए और बाजार से लौटे तो उनके पास बहुत सारा सामान था। मित्र ने जब उनसे सामान लाने का कारण पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि मेरे साथ मेरी पत्नी थी, इसलिए यह इतना सारा सामान खरीदा गया। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया कि आदिकाल से यही माना जाता है कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों से अधिक खरीदारी करती हैं, क्योंकि उन्हें माया का प्रतीक माना जाता है और माया का अर्थ है संग्रह करने की भावना। लेकिन लेखक का यह मानना है कि ये तो केवल पत्नी का नाम लेकर अपनी कमी को छुपाने का प्रयास है। मूल कारण तो यह है कि हमारे पास जितना पैसा होगा, जितनी पैसे की एनर्जी होगी, उतना ही हम बाज़ार में ख़रीदारी करेंगे। तो यहाँ स्त्री और पुरुष की बजाय उन्होंने उसका महत्व माना मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ पावर माने शक्ति, असबाब शब्द का अर्थ है सामान, परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया कि पैसा पावर है, यानी पैसा शक्ति है, और पैसे की शक्ति का प्रयोग यदि हम सामान खरीदने में न करें तो वह पावर बेकार है। तो यहाँ उन्होंने दो प्रकार के लोगों का चित्रण किया कि कुछ लोग बैंक बैलेंस भी देखते हैं, लेकिन अपने पास माल, सामान, मकान
कोठी आदि भी बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी दिखाई जाएं तो भी दूसरे व्यक्ति को दिखाई देती। तो कुछ लोग पैसे के पावर का प्रयोग परचेजिंग पावर के रूप में करते हैं, यानी जितना सामान वो खरीद सकते हैं उतना सामान खरीदने का प्रयास करते हैं। दूसरे तरह के उन्होंने कहा कि कुछ लोग संयम रखते हैं, वह फिजूल यानी बेकार सामान को नहीं खरीदते हैं। वो पैसे को बाज़ार में अनावश्यक दिखावे के रूप में प्रयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि वह पैसे को जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि अनावश्यक पैसे का दंभ प्रदर्शन जो है वो किसी भी दृष्टि के लिए उचित नहीं है। इसलिए उनका मन केवल अपने बैंक बैलेंस को देखकर ही गर्व से भरा रहता है और वो प्रसन्न होते रहते हैं कि पैसा पावर है। तो पैसा यहाँ पर दो लोगों के रूप में प्रयुक्त हुआ। एक तो वो जो अनावश्यक वस्तुएं खरीदते रहते हैं, परचेजिंग पावर में ही पैसे के पावर का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हैं जो संयमी हैं, वो अनावश्यक वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं करते, केवल अपने ही बैंक बैलेंस को देख करके खुश होते रहते। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। लेखक ने मित्र से पूछा कि आप बहुत सारा सामान ले आए, और मित्र ने अपना मनी बैग लेखक को दिखाते हुए कहा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब रेल टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचा है। तो लेखक ने मित्र की बात से यह अनुमान लगाया कि यह सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया, बल्कि अपनी क्रय शक्ति को दिखाने के लिए आया है। लेखक ने यहाँ एक दूसरा कारण भी माना कि इस कर्तव्य का अर्थ होता है जो खेल दिखाते हैं, तमाशे वाले नट जो रस्सी पर दिखाते हैं, उसको अधिकतर कर्तव्य बोलते हैं। यहाँ लेखक ने बाजार का भी महत्व जो है वो इस सिलसिले में स्पष्ट किया है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। लेखक ने बाजार को शैतान का जाल बताया, और यहाँ कुछ शब्द हैं। परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित, कम, और अतुलित शब्द का अर्थ होता है अधिक। यहाँ लेखक ने बाजार का चित्रण किया और मुख्यतः ऊंचे बाजार का चित्रण किया। ऊंचे बाजार अर्थात मॉल, क्योंकि वर्तमान में ये बाजार सजे संवरे रहते हैं, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि मुझे लूटो
लूटने से तात्पर्य है कि जहाँ यहाँ पर आकर के आप जितना सामान खरीद सकते हो खरीदो, क्योंकि ये सारा सामान जो है या सारा आकर्षण जो है वो ग्राहकों के लिए ही है। और ये ऊंचे बाजार आपको आमंत्रित करते हैं लेकिन आपको बुलाते नहीं, आग्रह नहीं करते आपसे आने का, क्योंकि आग्रह वो कह रहे हैं तिरस्कार यानी अपमान को भी जगह देता है। क्योंकि बाजार भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य बाजार, एक हाट जो मुख्यतः साप्ताहिक बाजार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाती है, और एक मॉल। सामान्य बाजार और हाट जो है वह सभी वर्गों के लिए है, और वहाँ पर कई बार जो दुकानदार है वह ग्राहकों को आमंत्रित भी करता है, परंतु ग्राहक वहाँ पर मूल्य निर्धारित करने के प्रयास में एक दुकानदार को छोड़कर दूसरे दुकानदार की ओर भी आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो मॉल है, जो ऊंचे बाजार हैं, उनका आमंत्रण मूक है, क्योंकि वह मूक का अर्थ बिना बोले वो आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो सजे संवरे होते हैं और ग्राहक जो है वो उनकी सजावट में, उनके आकर्षण में खिंचता चला जाता है। साथ ही साथ ये बाज़ार ये भी स्पष्ट करते हैं कि चाहे तुम्हें नहीं भी खरीदना है तो मुझे देखो, और यदि हम 1 बार 2 बार देखने के बाद तीसरी बार हम वहाँ से कोई न कोई वस्तु जो है वो खरीद लेते। उस बाज़ार में जब हम खड़े होकर चारों तरफ का आकर्षण या चकाचौंध में भरे रहकर हम वहाँ की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत सीमित वस्तुएं हैं, बहुत कम वस्तुएं हैं, और यह बाज़ार तो अनेक प्रकार की वस्तुओं से भरा पड़ा है। कोई अपने को ना जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। वो कह रहे हैं कि इस बाज़ार में जब हम खड़े होते हैं तो अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, और ये कामनाएं और इच्छाएं हमें विकल यानी व्याकुल बना देती हैं, पागल बना देती हैं, क्योंकि हमारे मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है कि हमारे पास इस वस्तु का अभाव है। इसलिए उस वस्तु को पाने की तृष्णा यानी लालसा उत्पन्न होती है, और दूसरे व्यक्ति के पास देखकर हमारे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। और ये तीनों ही स्थितियाँ लेखक कह रहे हैं मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना देता है, अर्थात उसकी विवेक की शक्ति को समाप्त कर देता है। क्या सही है, क्या गलत है, यह स्थिति मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती। तो यहाँ उन्होंने अपने एक मित्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि बाज़ार में व्यक्ति अपने पैसे का प्रदर्शन करता है, ज़रूरत ना हो तो भी वो वस्तुएं खरीद लेता है, और इसमें बहुत कुछ योगदान सजे संवरे ऊंचे बाज़ार का भी होता है, क्योंकि उस बाज़ार के आकर्षण में व्यक्ति फंसकर अनेक प्रकार की वस्तुओं को खरीद लेता है। फिर उन्होंने अपने एक दूसरे मित्र का उदाहरण दिया। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाज़ार ये पहले के गए बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था।
कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले पाया, नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर। अब दूसरे मित्र का उदाहरण देकर लेखक ने स्पष्ट किया कि वो दिन भर बाजार में घूमते रहे, शाम को लौटे तो वो खाली हाथ लौटे, और मित्र के द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं जब बाजार में पहुंचा तो सारी वस्तुएं लेने की मेरे मन में इच्छा हो रही थी और मैं वहां कोई भी वस्तु छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कोई भी सामान लेकर के नहीं आया। लेखक को एक दृष्टि से तो ये बात ठीक लगी कि यदि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदी गईं। लेकिन यदि ऐसा होता रहा तो वो कह रहे हैं कि इसका परिणाम भी त्रास यानी दुखद ही होगा, क्योंकि कोई कर्म नहीं होगा, गति नहीं होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में निर्णय करने की शक्ति होती है और इस निर्णय करने की शक्ति के आधार पर ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें बाजार से किस वस्तु की आवश्यकता है और किस वस्तु की नहीं। और यदि हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो यह भी हमारे लिए दुखद परिस्थिति है, त्रासद परिस्थिति है, क्योंकि हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे।